नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मोटिवेशन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो हमारी कक्षा 10 है इसका जो लेसन नंबर 3 है जिसका नाम है जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी, इसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, इसकी शुरुआत करने से पहले हमारे मन में कई बार कुछ क्वेश्चन आते हैं भी हम ऐसे क्यों हैं, हमारे लक्षण कहाँ से आते हैं, हम अपने माता पिता की ही तरह क्यों दिखते हैं, या हमारे कुछ लक्षण हमारे माता पिता के जैसे ही होते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो इन सभी बातों के बारे में आज हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, पहले हम ये समझते हैं अभी आनुवंशिकी क्या है। तो पहली बात, हम साइंस में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये कोई साइंस की एक शाखा है ना। अब देखिए, इसके आनुवंशिकी की अगर अपने बात करें, आनुवंशिकी की अगर अपने बात करें तो आनुवंशिकी के अंदर अपने दो बातों का अध्ययन करते हैं। कितनी बातों का अध्ययन करते हैं हम? दो बातों का अध्ययन करते हैं ना। आनुवंशिकी को या आनुवंशिकी या क्या बोलते हैं इसको, जेनेटिक्स। इस आनुवंशिकी या जेनेटिक्स के अंदर हम दो बातों का अध्ययन करते हैं। एक तो होता है आनुवंशिकता, एक तो है आनुवंशिकता और दूसरा है विभिन्नता। दूसरा क्या है? विभिन्नता। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स या आनुवंशिकी कहते हैं। अब देखिए आनुवंशिकता क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं। तो देखिए बच्चों, जब हमारे परिवार के अंदर या हमारे आसपास पड़ोस के अंदर यदि किसी बच्चे का जन्म होता है तो जो लोग उस बच्चे को देखते हैं वो अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लीमेंट देते हैं। जैसे कि इसकी नाक है, इसकी माथे पे गई है, इसकी जो आंखें हैं इसके पिताजी के ऊपर है, इसकी हंसी जो है इसकी दादाजी पर है ना। इस प्रकार के कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं ना। तो देखिए, ये जो कॉम्प्लीमेंट है या जिसको हम बोल सकते हैं फीचर्स, ये किसकी वजह से आते हैं? ये जो लक्षण होते हैं या जो ये फीचर बोल सकते हो, इन कॉम्प्लीमेंट को बोल सकते हो, इन लक्षणों को अपने बोलते हैं आनुवंशिक लक्षण। इन लक्षणों को अपने क्या बोलते हैं? आनुवंशिक लक्षण। लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी गमन ही क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। और जो लक्षण जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहते हैं, है ना। अब देखिए, हमें अपने आसपास एक और एग्जाम्पल देखने को मिलता है भाई। कई बार ऐसा होता है भाई, जो माता की जो हाइट है वो 5.5 फीट है और पिताजी की जो हाइट है वो 6 फीट है, लेकिन जो नया बच्चा जन्म लेता है उसकी जो हाइट है वो 5 फीट 10 इंच है। यानी कि उसकी जो लंबाई है वो ना ही तो माता से मिल रही है ना ही उसके पिता से मिल रही है। यानी कि कोई नया लक्षण ही प्रकट हो गया, यानी कि उसके आनुवंशिक लक्षण के अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ जिसके कारण नया लक्षण वो प्रकट हुआ। इसी को अपन क्या बोलते हैं? विभिन्नता कहा जाता है। यानी कि आनुवंशिक लक्षणों में उत्पन्न जो भिन्नता होती है उसको ही अपन क्या बोलते हैं? विभिन्नता कहा जाता है। तो यानी विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं वही अपनी जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी कहलाती है। आई होप आपको ये जो मैंने आपको समझाई आपको समझ में आया होगा। चलिए डिटेल में इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले बता दिया, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की यानी कि जो लिविंग है उसकी लक्षणों की आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन जिसके अंदर किया जाता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहा जाता है।
अब देखिए बच्चों, ये जो अनुवांशिकी शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति होती है, इसकी जो उत्पत्ति होती है वो होती है ग्रीक भाषा के शब्द से, वो होती है ग्रीक भाषा के शब्द से। और वो ग्रीक भाषा का जो शब्द है बच्चों वो होता है जीन, यानी कि इस अनुवांशिक या जिसको अपन बोल सकते हैं जेनेटिक, इस जेनेटिक शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के जीन शब्द से हुई है, ठीक है ना। और देखिए बच्चों, इस जेनेटिक शब्द का जो उपयोग है, सबसे पहले ये एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम है बेटसन। बेटसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जेनेटिक्स शब्द का उपयोग किया था। कब किया था? सन 1905 के अंदर, है ना। आपको इतना याद रखना है, जो जेनेटिक्स शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो आपको याद रखना है ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। और वो ग्रीक भाषा का शब्द कौन सा है? जीन। और जीन से क्या बना है? आपका जेनेटिक्स शब्द बना है। और इस जेनेटिक्स शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है वो किसने किया था बच्चों? वो किया था बेटसन नामक वैज्ञानिक ने। कब किया था? सन 1905 के अंदर। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। चलिए, अब मैंने आपको बताया था अभी अनुवांशिकता क्या होता है, तो ये चीज़ हमने पहले ही अपने डिस्कस कर ली थी। यानी कि सजीवों में लैंगिक जनन होता है ना। लैंगिक और अलैंगिक दो प्रकार के जनन के प्रकार होते हैं। तो सजीवों के अंदर जब लैंगिक जनन होता है तो उसके अंदर युग्मकों के द्वारा जो आनुवंशिक लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। इसी गुण को अपन क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता कहा जाता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता। यानी कि जब सजीवों के बीच में लैंगिक जनन होता है तो लैंगिक जनन होने के बाद में युग्मकों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। और वो जो युग्मक जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं, है ना। इसी को अपन क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, एक शब्द आता है वंशागति। एक शब्द आता है वंशागति, इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखिए वंशागति क्या होता है? जनक पीढ़ी से, किससे बच्चों? जनक पीढ़ी से लक्षणों का संतति पीढ़ी में जाना। जनक पीढ़ी से लक्षणों का किस में जाना? संतति पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है ना। और वंशागति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, इस हेरिडिटी शब्द का जो सबसे पहले जो उपयोग है वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्पेंसर। स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले हेरिडिटी शब्द का उपयोग किया था। और कब किया था बच्चों? ये किया था सन 1863 के अंदर। आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए बच्चों, जो भी हम ये पढ़ रहे हैं आज, ये जो लक्षण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, है ना, या जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उसमें विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं आ जाती है, विरूपताएं आ जाती है। तो देखिए बच्चों, इन सब के बारे में जो सबसे पहले जो जानकारी है वो हमें एक महान वैज्ञानिक के द्वारा मिलती है। और उन वैज्ञानिक का नाम होता है मेंडल, और मेंडल का पूरा नाम होता है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो सबसे पहले अभी हम ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जीवन परिचय है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये है अपने मेंडल साहब। कौन है ये? अपने मेंडल साहब हैं। तो देखिए इनकी बात करते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म है वो हुआ था ऑस्ट्रिया के अंदर। और इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया के एक प्रांत के अंदर, और उस प्रांत का नाम था सिलिसिया प्रांत। और इनका जन्म हुआ था बच्चों 22 जुलाई 1822 के अंदर। और इनका जो परिवार था वो माली परिवार था। और इनको मेंडल को बचपन से ही विभिन्न प्रकार की जो सजीव वस्तुएं थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा रुचि थी। और उसके बाद में इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो अपने स्कूल के अंदर, जो अपना गांव का जो विद्यालय है उसके अंदर इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। और उसके बाद में बात कब की है बच्चों? बात है सन 1842 की। तो सन 1842 के अंदर इन्होंने दर्शन शास्त्र के अंदर डिग्री प्राप्त की। और उसके बाद में अक्टूबर 1845 के अंदर ये ब्रून शहर चले गए। और ब्रून शहर में जाने के बाद में वहाँ पे उन्होंने चर्च के अंदर नौकरी स्टार्ट कर दी। और चर्च के अंदर ये पादरी बनकर रहने लग गए। इन्होंने पादरी का पद क्या कर लिया था बच्चों? ग्रहण कर लिया था। उसके बाद में बात है सन 1849 की। तो 1849 के अंदर मेंडल ने क्या किया? 1 वर्ष तक अपना अध्यापन का कार्य किया। और उसके बाद में ये क्या हुआ इनका? ये प्राकृतिक विज्ञान और गणित के अध्ययन हेतु ये एक विश्वविद्यालय था, और वो विश्वविद्यालय का नाम था वियना, उसमें ये चले गए थे, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
उसके बाद में कुछ समय के बाद में ये जो मेंडल है वीना विश्वविद्यालय से वापस लौट कर आते हैं और वापस लौट के आने के बाद में ये विज्ञान विषय के क्या बनते हैं, अध्यापक बनते हैं। और उसके बाद में जब ये अध्यापन करवा रहे होते हैं बच्चों को, उस टाइम ये जो चर्च था, जो गिरजाघर था, जो चर्च था, उसके अंदर इन्होंने मटर का पौधा लगाया। और मटर का कौन सा मटर था, वो उद्यान मटर। और आपको ये भी ध्यान रखना है उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, उद्यान मटर का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है पाइसम स्टाइवम, ये आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने मटर के पौधे के ऊपर कई वर्षों तक संकलन किया और उसके बाद में उसके ऊपर प्रयोग किया। और उसके बाद में उसने मटर के पौधों पर जो भी प्रयोग किया था, उन प्रयोगों को जो भी इनसे निष्कर्ष निकले, उस निष्कर्ष को उन्होंने सन 1865 के अंदर एक बुरन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष अपना इन्होंने शोध पत्र प्रस्तुत किया। और उसके बाद में मेंडल के द्वारा जो भी उद्यान मटर पर किए गए प्रयोग थे, उनके द्वारा उन्होंने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया, यानी कि आनुवंशिकता के नियम इन्होंने दिए थे, और जिन्हें क्या कहा जाता है, मेंडलवाद कहा जाता है। यानी कि मेंडल ने मटर के पौधे के ऊपर जो भी प्रयोग किए, मेंडल ने अपने मटर के पौधे के ऊपर जो भी प्रयोग किए थे, उनसे जो निष्कर्ष प्राप्त हुए थे, उन निष्कर्षों को उन्होंने लिखा और लिखने के बाद में उनको सेव करके रख दिया, और उन्हीं को अपने क्या बोलते हैं, मेंडलवाद कहा जाता है। आपको सिंपली याद रखना है मेंडलवाद क्या होता है, यानी कि मेंडल के द्वारा मटर के पौधे के ऊपर प्रयोग करने के बाद में कुछ एक नियम दिए गए थे जिन्हें मेंडलवाद कहा जाता है। और मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है ना। ये मैंने आपको पहले बता दिया भी, जो मेंडल है इन्होंने ही आनुवंशिकता के जो नियम है सबसे पहले मेंडल ने ही दिए थे, इसी कारण इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। और अब देखिए ये ब्रून शहर जहाँ पे ये रहते थे, और उसी शहर के अंदर इन्होंने मेंडल ने आनुवंशिकता के भी कई प्रयोग किए थे। और उन्होंने जो प्रयोग किस पे किए थे, मैं आपको पुनः बता रहा हूँ किस पे किए थे प्यारे बच्चों, मटर पे किए थे। यानी मटर कौन सा था, वो उद्यान मटर। और उसके बाद कब किया, बात है 6 जनवरी 1884 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। इनको जीते जी अपने जो कार्य किए थे उसकी सफलता उनमें उसकी सफलता नहीं मिलती है। अब देखिए बच्चों, बात आती है मेंडल की मृत्यु के 35 साल बाद की। बात आती है मेंडल की मृत्यु के 35 साल के बाद की, है ना। तो देखिए सन 1865 के अंदर जो भी मेंडल ने अपने नियम खोजे थे, और उसके लगभग 35 वर्षों के बाद में इन्होंने जो नियम दिए थे उसकी पुनः खोज हुई। कब हुई, सन 1900 के अंदर। इन्होंने जो अपने प्रयोग है वो 1965 तक कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन इनके नियमों की जो पुनः खोज है वो कब हुई थी, सन 1900 के अंदर हुई थी। और ये जो नियम है, इनकी जो खोज है, ये 3 वैज्ञानिकों के द्वारा की गई थी, जो आपस में बिल्कुल अपरिचित थे, मतलब जो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते थे। सभी के सभी जो वैज्ञानिक थे वो अलग अलग शहरों से बिलोंग करते थे, यानी कि अलग अलग शहरों से थे। ये इसमें जो 3 वैज्ञानिक थे उनके जो महत्वपूर्ण नाम है वो है, एक वैज्ञानिक आते हैं ह्यूगो डी व्रीज, जो कि हॉलैंड से बिलोंग करते थे। एक थे कार्ल कोरेंस, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते थे। एक थे एरिन वॉन शेरमैक, जो कि ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे। और देखिए बच्चों, ये जो 3 वैज्ञानिक हैं, इन्होंने मेंडल के तीनों नियमों की पुनः खोज की थी। यानी कि इन्होंने मेंडल के तीनों नियमों की पुनः खोज की थी, जिन्हें मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि मेंडल के नियमों की पुनः खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए 3 वैज्ञानिक थे, है ना। और मेंडल के द्वारा जो नियम दिए गए थे उसको किस नाम से जाना जाता है, उनको मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। देखिए बच्चों, भी प्रयोग तो कई सारे वैज्ञानिकों ने किए थे, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए थे। मेंडल कुछ एक रीज़न थे जिसकी वजह से जो मेंडल है अपने प्रयोग करने के बाद में उसमें वो सफल हुए। तो अपने बात करते हैं मेंडल की सफलता के कौन कौन से कारण थे। तो मेंडल की सफलता के मुख्य रूप से 3 कारण थे बच्चों। पहला कारण तो क्या था, भी मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए ऐसे पौधे का
ऐसे पौधे का चयन किया जो आनुवंशिक रूप से बिल्कुल ही क्या हो, शुद्ध हो, और जिसके अंदर जो भी लक्षण प्रकट हो उसकी जांच की जा सके, है ना। तो आपको पता होगा मेंडल ने किसके ऊपर अपने प्रयोग किए थे, मटर के पौधे के ऊपर। मटर जो होता है वो आनुवंशिक रूप से शुद्ध पौधा होता है। और दूसरी बात, मेंडल की जो सफलता का दूसरा रीजन था, जो मेंडल जो था एक ही टाइम के अंदर एक ही लक्षण का अध्ययन करता था, है ना। यानी कि एक ही लक्षण, जो एक लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, वो सिर्फ एक ही लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन करता है ना। उसके बाद में तीसरा उसका कारण क्या था, मेंडल ने अपने जो भी प्रयोग किए थे उन सभी का सांख्यिकी विश्लेषण किया, उसके बाद में उसका अभिलेख भी रखा, और उसके बाद में गणितीय विश्लेषण भी रखा। यानी कि मेंडल ने जो भी प्रयोग किए उनसे प्राप्त जो भी आंकड़े थे उनका सांख्यिकी विश्लेषण किया, यानी कि उन आंकड़ों को लिख कर रखा, उसके बाद में उसका एक अभिलेख तैयार किया, और उसके बाद में उसकी कैलकुलेशन की, यानी कि गणितीय विश्लेषण भी किया। और उसके बाद में F1 पीढ़ी यानी जो पहली पीढ़ी थी उसके अध्ययन कर उसके सभी के सभी जो उसको परिणाम मिले थे मेंडल को F1 पीढ़ी के अंदर, उन सभी परिणामों को उसने क्या रखा था बच्चों, सुरक्षित रखा था। उन सभी को क्या रखा था प्यारे बच्चों, सुरक्षित रखा था। ये 3 महत्वपूर्ण कारण थे जिसकी वजह से जो मेंडल है वो आनुवंशिकता के तीनों नियम है वो खोजने में सफल हुआ था। ऐसा बहुत सारे वैज्ञानिक कर चुके थे, लेकिन सफल कौन हुआ था, मेंडल हुआ था। और फिर से मैं आपको पुनः आपका दोहरान कर रहा हूं, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पे किए थे, मटर के पौधे के ऊपर। और मटर कौन सा था, उद्यान मटर, जिसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, पाइसम स्टाइवम। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। अब देखिए भी मैंने आपको बताया मेंडल ने अपने प्रयोग किस पे किए थे, मटर के पौधे पर किए थे। अब मेंडल ने मटर के ही पौधे का चुनाव क्यों किया, उसके कौन कौन से रीजन थे, उसके कौन कौन से कारण थे, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, मेंडल की सफलता का जो मुख्य कारण है वो क्या है, मटर के पौधे का चयन सबसे महत्वपूर्ण रहा था, जिसका वानस्पतिक नाम यानी कि बोटनिकल नेम क्या होता है, पाइसम स्टाइवम। चलिए इसके मटर के पौधे के लक्षणों की महत्वपूर्ण बात करते हैं। कौन कौन से लक्षणों के कारण मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। पहले देखिए बच्चों, मटर का जो पौधा होता है वो 1 वर्षीय होता है, और 1 वर्षीय शाकीय पौधा होता है, और 1 वर्ष के अंदर इसकी कई पीढ़ियां लगाई जा सकती है, और उन कई पीढ़ियों का क्या कर सकते हैं, हम अध्ययन कर सकते हैं। पहला रीजन तो ये था। अभी मटर का पौधा क्या होता है, 1 वर्षीय होता है, और 1 वर्ष के अंदर उसकी कई पीढ़ियां लगाकर उसका अलग अलग अध्ययन कर सकते हैं। पहला रीजन तो ये था मटर के पौधे का चुनाव करने का। दूसरा रीजन क्या है, इसके जो पुष्प होते हैं यानी कि इसके जो फूल होते हैं वो देखने में काफी बड़े होते हैं, और उसके अलावा ये द्विलिंगी होते हैं, और इसके ऊपर पर प्रागण देखिए, प्रागण तो आपने पढ़ा होगा, हमें 8वीं क्लास में पढ़ाया गया है ना, प्रागण आपने पढ़ा होगा, पॉलिनाइजेशन पढ़ा होगा आपने। देखिए प्रागण क्या होता है, किसी एक पौधे के पराग कणों का किसी भी माध्यम से दूसरे पौधे के या उसी जाति के पौधे के ऊपर गिरना क्या कहलाता है, प्रागण कहलाता है। तो मटर के पौधे के अंदर जो प्रागण है यानी कि जो इसके जो परागकण है, इसके अंदर जो परागकण है उसको एक पौधे से दूसरे पौधे पर आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। उसके बाद विपुंसन की क्रिया भी इस पर सफलतापूर्वक की जा सकती है। विपुंसन का मतलब क्या होता है, जो अनावश्यक रूप से पौधे के ऊपर जो फूल आ जाते हैं उनको हटाना क्या कहलाता है, विपुंसन कहलाता है। इस पे विपुंसन की जो प्रक्रिया होती है वो भी आसानी से की जा सकती है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं। प्राकृतिक रूप से मटर का जो पौधा होता है वो स्वनिषेचन होता है, और इस स्वनिषेचन का मतलब क्या होता है, इसके जो परागकण है इसी के ऊपर गिर जाते हैं तो इसमें जो लैंगिक जनन है वो कंप्लीट हो जाता है, और इसके जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, समयुग्मजी होते हैं, यानी कि इसके जो लक्षण प्रकट होते हैं वो एक दूसरे के समान होते हैं। आवश्यकता के अनुसार मटर के पौधों में पर परागण भी आसानी से करवाया जा सकता है, यानी कि एक पौधे के जो परागकण हैं वो दूसरे पौधे के ऊपर आसानी से स्थानांतरित किए जा सकते हैं, यानी कि मटर के पौधे के ऊपर आसानी से पर परागण की प्रक्रिया का दोहराया जा सकता है। और उसके बाद में मटर के पौधे के अंदर कई प्रकार के विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं जिनको हम आसानी से पहचान सकते हैं। विपर्यासी का मतलब क्या होता है, उल्टा।
जैसे कोई पौधा लंबा है तो बोना होगा, किसी पौधे के फूल हरे हैं या मान लीजिए हरे हैं तो किसी के लाल होंगे, यानी कि उसमें विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मटर के पौधे के अंदर कौन कौन से विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं या कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, उनकी बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो मटर के पौधे के अंदर मुख्य रूप से 7 प्रकार के विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें हम बात करेंगे लक्षणों की और इसमें कौन सा लक्षण प्रभावी होता है और कौन सा लक्षण अप्रभावी होता है। अब देखिए बच्चों, पहले तो फली का रंग, इसमें जो प्रभावी लक्षण है वो होता है हरा और अप्रभावी लक्षण जो होता है वो होता है पीला। और फली की जो आकृति होती है वो एक तो थी फूली हुई और एक थी सिकुड़ी हुई, है ना। जो सिकुड़ी हुई जो फली है वो क्या है, इसमें मटर के पौधे के अंदर अप्रभावी लक्षण है। तो उसके बाद में बीज के रंग की अगर अपने बात करें तो बीज का रंग एक जो था पीला और एक जो रंग था वो क्या था बच्चों, हरा। और बीज की आकृति की अगर अपने बात करें तो एक बीज होता है गोल और एक बीज होता है झुर्रीदार, और झुर्रीदार जो है बीज इसमें वो अप्रभावी लक्षण को दर्शाता है। उसके बाद अगर अपने बात करें पुष्प का रंग, यानी पुष्प एक तो बैंगनी था और एक था श्वेत, श्वेत का मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सफेद, है ना, व्हाइट बोल सकते हो। और पुष्प की स्थिति अक्षीय और अगस्त, अक्षीय जो इसमें वो प्रभावी लक्षण है। और पादप की लंबाई, पौधे के अंदर 2 लक्षण होते हैं, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। प्रभावी लक्षण कौन सा था इसमें पादप की लंबाई के अंदर, लंबा, और अप्रभावी लक्षण कौन सा इसमें, बोना। तो ये 7 लक्षण थे जिनको लेकर मेंडल ने मटर के पौधे के ऊपर अपने प्रयोग किए थे। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको अभी जो भी समझाया होगा वो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको मोटा मोटा दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। आनुवंशिकी किसे कहते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, जेनेटिक्स कहलाती है। और जेनेटिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के जीन शब्द से हुई है। और जेनेटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, बैटसन ने किया था। कब किया था, सन 1905 के अंदर। उसके बाद में अपने बात करें वंशागति की, तो जनक पीढ़ी का लक्षणों का संतति पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है। उसके अलावा हमने मेंडल का जीवन परिचय पढ़ा और उसके बाद में मेंडल की सफलता के कारण भी हमने जान लिए हैं, और मेंडल ने मटर का पौधे का क्यों चुनाव किया ये भी अभी हमने जान लिया है। मैं आशा करता हूं जितना मैंने आपको समझाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड स्टडी मटेरियल है आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विद स्टडी को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। उसके अलावा आपका कोई भी सजेशन है, आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और उसके द्वारा यहाँ पे जो भी मैंने आपको पढ़ाया है अभी, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। तो आई होप ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है समझ में आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।